वेलकम टू अनदर वीडियो। ये अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का एपिसोड 9 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 9 में। तो उसकी शुरुआत में आर्मिन किसी को कहानी सुना रहा होता है जिसको उसकी इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी उसे किसी न किसी को कहना पड़ेगा ताकि वो अपना बोझ हल्का कर सके। जिसके लिए वो कहता है ये कहानी जहाँ पहुँच जाते हैं 3 साल पास्ट में, जहाँ मर्लिन सोल्जर्स पैराडाइज आइलैंड के पोर्ट पे पहुंच चुके थे। और तभी वहां पर फाउंडर टाइटन आता है और उनके जहाज को उठा लेता है और फिर पटक देता है। अब जहाँ पे इनका स्वागत किया जाता है पैराडाइज आइलैंड में, तो आइए चलिए साथ मिलके पीते हैं चाय। और इनका एक दोस्त इनके साथ है, लेकिन जिसे अपनी जान की परवाह नहीं है और इन्हें शूट करने की बात कर रहा होता है। मतलब इन्हें मार तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। और जहाँ सोल्जर्स भी ढीठ होते हैं और इन पे फायर करने ही वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर के ही सोल्जर्स, इनके साथ वाले सोल्जर्स अपने साथी को मार देते हैं और प्रस्ताव मान लेते हैं, इनविटेशन मान लेते हैं चाय का। तो सिविल वॉर वाली सिचुएशन शुरू हो चुकी है और यहाँ पे ये बंदा नहीं बंदी है। तो फाइनली इनके पास हाथ लग चुके हैं मर्लिन्स, जो कि इनका साथ देने के लिए तैयार है इस वॉर में। और इसके अलावा हाँ जी, यहाँ पर इनकी टेक्नोलॉजी को देखकर कुछ ज़्यादा ही अमेज है। मतलब इनकी गन जो 6 गोलियाँ फायर कर सकती है, और ये भी जान पाते हैं कि ये लोग हवा तक में उड़ सकते हैं। जहाँ पैराडाइज आइलैंड वाले काफी बदकिस्मत थे जिन्हें कभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने का समय ही नहीं मिला क्योंकि वो टाइटन से लड़ रहे थे। तो यहाँ पे ये और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये लोग आगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मर्लिन्स अपने टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर प्योर टाइटन्स उनके लिए एक मुसीबत साबित हो सकते हैं। तो वैसे मर्लिन यहाँ पे बाकी देशों के साथ लड़ाई कर रहा है। अब जहाँ पे सही समय है पैराडाइज आइलैंड वालों के साथ मिलकर कुछ करने का, क्योंकि इस समय वो पैराडाइज आइलैंड वालों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो वैसे ये अपने होमलैंड को बिट्रे क्यों कर रहे हैं, मतलब उससे दगा क्यों कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि ये मर्लिन्स थे जिन्होंने इनको दोबारा एल्डियंस से एक राक्षस बना दिया और इनको वो हक नहीं मिल रहे जो इन्हें मिलने चाहिए। और एल्डियंस काफ़ी हद तक इनकी गुलामी कर रहे हैं, जिसको शायद बदलना चाहते हैं और एल्डियंस को उनका हक दिलाना चाहते हैं। भले ये गलती शुरू में पैराडाइज आइलैंड के डीमन की वजह से हुआ हो या फिर राजा की वजह से हुआ हो, जहाँ इन्हें इक्वलिटी तब तक नहीं मिली और ये काफ़ी हद तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है जेके के अंडर जो है एंटी मर्लिन सोल्जर्स, मतलब छुपके छुपके मर्लिन को धोखा देने वाले सोल्जर, जो अब अपना लक्ष्य लेकर निकले हैं कि वो एल्डियंस को आजादी दिला के रहेंगे। इवन पैराडाइज आइलैंड वालों को भी, जहाँ पर वो अब इस दीवार से बाहर भी निकल पाएंगे अगर उन्होंने सारे टाइटन्स को खत्म कर दिया तो ये मुद्दा बाकी हायर रूप्स के पास ही पहुंचता है, जहाँ पे वो लोग इस पे चर्चा करते हैं और इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं, जहाँ पर उनका मुद्दा काफी तक क्लियर है कि ये लोग मर्लिन से इन पर भरोसा क्यों करें। तो जो भी हो, हमें पूरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जहाँ पे आए की रिपोर्ट ये है कि इन्हें चाहिए एक फाउंडर टाइटन और एक टाइटन जिसके अंदर हो रॉयल ब्लड। जिन दोनों कंडीशन के पूरे होने के बाद ही जेके अपने आए का प्लान बताएगा। जहाँ लोग उसकी बातों विश्वास नहीं करते, लेकिन एरन यहाँ पर इसकी पुष्टि करता है, जहाँ पर उसको फाउंडर टाइटन की शक्ति इस्तेमाल करने का मौका तब मिला था जब उसने पहली बार एक रॉयल ब्लड वाले टाइटन को छुआ था, जो कि उसके पापा की पहली पत्नी थी। तो शायद यहाँ पर काफी हद तक ये चीज फिगर आउट कर ली है जेके ने, जहाँ पे वो जानता है कि दीवार के अंदर के टाइटन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो एरन ने ये पहले क्यों नहीं बोला? ऐसा इसलिए कि वो हिस्टोरिया को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तो थोड़े वाद विवाद के बाद उन्हें आखिर में फैसला लेना पड़ता है कि उन्हें साथ देना पड़ेगा वॉलंटियर मर्लिन सोल्जर्स का, जो कि काम आ सकते हैं इनके, वरना फिर वो मर्लिन्स के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते अपने टाइटन के साथ भी, मतलब अपने टाइटन शक्तियों के साथ भी। तो अब आगे इनका प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, जहाँ पे ये बुला लेते हैं मर्लिन सोल्जर्स को झूठ बोलकर, और फिर उनको भी ये लोग कैद कर लेते हैं बिल्कुल पहले वाले सोल्जर्स की तरह, जहाँ पे इस बार इनको भी हैरेस किया जाएगा या फिर पता नहीं क्या होगा इनके साथ। जहाँ आर्मिन आगे बताता है कि ये पल भी काफी मजेदार थे, जहाँ इस समय के दौरान इन लोगों ने काफी सारी नई चीजें सीखी और जान पाए दुनिया कैसे काम करती है। मतलब बहुत सारी नॉलेज जिससे ये अनजान थे वो भी ये लोग इस समय एक्सेस कर पाए। तो वैसे यहाँ पे एक सोल्जर थोड़ा डार्क स्किन का होता है, जिससे पूछ लेता है कि तुम्हारा स्किन डार्क क्यों है, जहाँ वो इसका रीजन बताता है उस शख्स को जिसने उसको ऐसा बनाया है, जिसने इन लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया यूमीर का और टाइटन की शक्तियों का। मतलब वो अल्टीमेटली गॉड की तरफ इशारा करना चाहता है, जहाँ बताता है इन लोगों की दुनिया भर में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे कुछ और लोग भी जो हमसे और अलग दिखते हैं। अब इसके अलावा ये लोग पहली बार मिलते हैं सी फूड से भी इस समय, जहाँ पर इससे लोग डर रहे होते हैं, लेकिन इसे खाती है शाशा और उसकी बेइंतहा तारीफ करती है। जहाँ पे जो शेफ था वो मर्लिन्स था, लेकिन उसका दिल पिघल जाता है उसकी ऐसी तारीफ सुनकर। जहाँ पर इन लोगों ने पहली बार सी फूड खाया जो काफ़ी अमेजिंग था और जो देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ जहाँ पर ये लोग धीरे धीरे घुल मिल सके, जहाँ पे मर्लिन्स भी समझ पाए कि ये नॉर्मल इंसान है, ये कोई राक्षस नहीं है। और इनके अंदर भी क्यूरियोसिटी है जो कभी शेप ही नहीं ले पाए, क्योंकि इन्हें लड़ना था टाइटन से, और फिर इन सब की मदद करके इन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। तो इन सब से आर्मिन काफ़ी हद तक खुश है, जहाँ पर एरन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला था बैटोल्ड की मेमोरी के अंदर? अगर नहीं तो ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेके के पास सिर्फ 3 साल बाकी रह गए हैं टाइटन की शक्तियों को संभालने के।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और होने वाली है, मतलब कि ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है, मतलब इनको टाइम ही कम है और मर्लिन्स इनके दोस्त बन पाए और शायद मर्लिन दूसरे को समझ पाए अगर उन्हें टाइम मिले। लेकिन बाकी मर्लिन्स इन्हें मॉन्स्टर समझते हैं, तो अगर इन्हें टाइम दिया गया तो शायद बाकी के मर्लिन्स इन्हें मार सकते हैं। तो ओवरऑल बात काफ़ी तक घूम फिर के ये आती है कि इन्हें पहला दाव खेलना ही पड़ेगा, वरना फिर ये लोग हार सकते हैं और इन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कोई मर्लिन को खुद को समझाने का। तो जो कुछ भी अब तक इसके बाद हुआ वो हम देख चुके हैं, जहाँ पर ये अब भी कन्फ्यूजिंग है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। तो घूम फिर के आर्मिन की बात आ जाती है एरन के ऊपर कि उसे लगता था कि वो एरन को सबसे बेहतर समझता है, मिकासा से भी ज़्यादा बेहतर समझता है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी एरन को नहीं समझ पा रहा। तो अब इसके अलावा शेफ जो मर्लिन था वो साशा के ग्रेव पे आकर रो रहा है, मतलब साशा की कबर पे आकर रो रहा है, जो मिस कर रहा है साशा को, क्योंकि उसने उसके खाने की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की थी और काफ़ी तक कनेक्शन बन चुका था एक मर्लिन और एक एल्डिन के बीच, जहाँ पे दोनों ह्यूमन थे और ह्यूमन आपस में कनेक्शन बनाते हैं अगर उनके बीच में कोई दीवार ना आ जाए और नफरत ना फूकी जाए। तो जहाँ पर साशा के पेरेंट्स आ जाते हैं और ये ऑफ़र करता है कि मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि साशा मेरे खाने को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया करती थी, उसे मेरा बनाया सी फूड काफ़ी पसंद था। और फिर वर्क इनविटेशन लेता है इनसे इनके घर में जाकर खाना बनाने का। तो अब इसके अलावा यहाँ एक गर्मा गर्मी से भरी हुई बातचीत हो रही है लीवाई और जेके के बीच में, जहाँ लीवाई बिल्कुल पसंद नहीं करता जेके को, जो उसको अभी मारने के लिए तैयार है और उसकी लाश को भेजने के लिए तैयार है उसके मर्लिन वाली जगह पे, जहाँ पे उसकी इस कॉन्स्पिरेसी के लाइट में आते उसके ग्रैंड पेरेंट्स मारे जाएंगे। तो जेके यहाँ मिलने के लिए बेताब है इसके अलावा एरन से, लेकिन उससे मिलने से पहले इसको उसके होटल तक ले जाने की जिम्मेदारी है लीवाई की। तो यहाँ पर जो एल्डिन्स इनकी मदद कर रहे थे उनको भी दोबारा शक की निगाहों से देखा जा रहा है और उनको दोबारा घेर लिया गया है, मतलब जहाँ पर अब भी काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर होनी बाकी है, मतलब एक फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जहाँ पे ये लोग अगर उनके साथ रहेंगे तो शायद ये लोग भाग सकते हैं और कुछ गलत कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ कर रखा गया है जगह पे, ताकि कुछ गलत हो तो शायद इन्हें मार दिया जाए। तो उम्मीद है कि इनके साथ कुछ गलत ना हो और ये लोग ना मारे जाए और सब कुछ दोबारा शांति से निपट जाए। तो इसके अलावा जेके यहाँ पहुँच चुका है अपने 5 स्टार होटल की तरफ, जो है जंगल, जहाँ पे 3D मैन्यूवर का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, मतलब 3D गियर का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और इसके अलावा फैल्को और गैबिन के कैद में, ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो उन लोगों को भी मार दिया जाए, मतलब उनकी आज़ादी अब जेके के हाथों में। और यह आर्मिन ये सारी कहानी सुना रहा था एनी को, जहाँ पर इनके पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है, शांति का कोई प्रस्ताव अब बाकी नहीं है इनके पास, जैसे कि पहले शायद उस समय एनी के पास नहीं था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया इस दौरान और अब इन्हें सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। और उसके अलावा मिकासा सोच रही है अगर हम नहीं जीतेंगे तो हम मारे जाएंगे, और एरिन सोच रहा है कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम हार जाएंगे, जहाँ दोनों की सोच में काफ़ी फर्क आ चुका है। तो अब जानते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 10 में, इसके प्रीव्यू के साथ, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों साइड के लोग काफ़ी तक तैयार है जंग के लिए, जहाँ पे दोनों तरफ के लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे, मतलब जहाँ पे अब जान पे बनी आई है जंग, जहाँ पे अगर जो लड़ेगा नहीं वो मारा जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे और कौन सा साइड जीतता है, जहाँ पे अब दोनों साइड काफ़ी तक इक्वल हो चुके हैं, जहाँ पे दोनों ने अपना बदला ले लिया और अब दोनों को बस अपने वजूद के लिए लड़ना है। तो फाइनली आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 10 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।